हेलो गाइस, वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी बात चल रही थी इग्निशन सिस्टम के बारे में, डिस्कस कर रहे थे अपने किसके बारे में, इग्निशन। खुल जाओ ना। डिस्कशन कर रहे थे अपने इग्निशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके अंदर अपनों ने दो टाइप के इग्निशन सिस्टम पढ़े थे। सबसे पहला तो पढ़ा था बैटरी। बैटरी या इसको ही कहा जाता है कोयल इग्निशन सिस्टम, वो अपना हो चुका है। आज अपने डिस्कस करेंगे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की। सॉरी, कल की क्लास नहीं हो पाई यार। कल सडनली क्या हुआ, मैं जैसे ही सुबह उठा तो उठते सार ही मतलब मैंने एक करवट ही ली थी बैग में, मतलब नाड़ पे नाड़ चढ़ गई। हमारे पंजाबी में तो यही कहते हैं, आपके पता नहीं क्या कहते होंगे। तो वो प्रॉब्लम होगी, तो उस कारण से क्या हुआ, पूरा दिन उठा नहीं गया। शाम को 5 या 6 बजे तक तो मैं जाके बेड से उठने लायक हुआ था। डॉक्टर वगैरह के पास गया, अब कुछ हद तक ठीक है, फिर भी 30 या 40% अभी भी पेन है, क्योंकि सारा सारा दिन बैठे रहते हैं ना यार। ये अभी मेरे को भी रनिंग चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर सारा दिन बैठे बैठे अजीब सा ही हो रखा है। चलो बात करते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में। मैग्नेटो मतलब चुंबक, आप एक प्रकार से कह सकते हो चुंबकीय इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम वह सिस्टम जिसमें जिस पूरे सिस्टम के द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है। तो इग्निशन सिस्टम का यूज कहाँ होता है, तो इग्निशन सिस्टम का यूज होता है पेट्रोल इंजन में, और इंजेक्शन सिस्टम का यूज होता है डीजल इंजन में। ये बात आप ध्यान में रखोगे। फोटो निकाल लेते हैं अपने, एक सेकेंड यार। मन लगा के पढ़ाई करो, किसी भी बंदे की बातों में मत आओ। सीधी सीधी सी आपको मैं बात बताऊं, ये कुछ इस प्रकार का है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल सा आपको समझा के आपका मतलब कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अंदर नहीं घुसेंगे, अंदर घुसने कोई मतलब नहीं है। इन डेप्थ इस चीज को पढ़ोगे, आपकी मर्जी है। मेरे को मैसेज कर देना, बुक भेज दूंगा। मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था, मैंने उसको भेज भी दिया। जिसकी इच्छा होगी मैं उसको बुक भेज दूंगा, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कैम शाफ्ट के द्वारा ये क्या है, कोयल है, ठीक है। नहीं, इसमें इसमें उल्टा है। सॉरी 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 सॉरी, इसमें उल्टा है। दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे, सबसे पहला तो या तो कोयल फिक्स होगी और मैग्नेट मैग्नेट मूव करेगी या रोटेट करेगी, जिसे अपने कह सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा या तो मैग्नेटो फिक्स होगा या मैग्नेट फिक्स होगी और कोयल मूव करेगी, है ना, कोयल मूव करेगी। तो ये दो प्रकार के, मतलब दो प्रकार से अपने को वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो इसमें क्या है, इसमें रोटेटिंग मैग्नेट टू पोल, मतलब यहां तो मैग्नेट है रोटेटिंग, और यहां पर इसके बाहर वाली साइड क्या है, कोयल लगा रखी है। ठीक है, ये पूरा कोयल का गुच्छा है। यहां से डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से स्पार्क प्लग में 1 2 3 4 सिलेंडर में चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखोगे। ये अर्थिंग की वायर चली गई है। यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा हुआ है। यहाँ पर ये थोड़ी इग्निशन स्विच है और ये कंडेंसर लगा हुआ है। इन सब का यूज अपने कल पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिंपल सिंपल भाषा में समझाऊं तो कुछ नहीं है, मैग्नेट के द्वारा क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज को जनरेट किया जाता है, और कुछ भी नहीं है। बस सीधी बात है। जैसे अपने वहां पर बैटरी के यूज के द्वारा इग्निशन कोयल में हाई वोल्टेज जनरेट करते थे, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें क्या है, कोयल को फिक्स करके उसके नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेट को मूव करके रोटेट करके उसके चारों तरफ वहां से हाई वोल्टेज जनरेट की जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। कुछ भी नहीं है और इसके अंदर मतलब आपको समझने वाला या कुछ भी। आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। एग्जाम बहुत ही जल्दी हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं एक बात आपको सीधी सीधी सी बात बता देता हूं, 2 मिनट का समय लेके। कई लोगों को मैं जो बात बताता हूं वो थोड़ी सी बुरी लग सकती है, ठीक है। मैं सीधी बात बताऊं क्यों। देखो, अदर जो कोचिंग सेंटर है ना, XYZ कोई भी है, ठीक है, उनका एक ही सीन है। उनको मतलब है पैसों से, है ना, उनको मतलब है पैसों से। उनको ये मतलब नहीं है कि क्या वो बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, नहीं हो रहा। कल ही मेरे पास एक भाई का फोन आया,
तो उसने मेरे को कोचिंग का नाम भी बताया, मैं नहीं लेना चाहूंगा उसके कोचिंग का नाम, जो भी उसने बताया ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कह दिया कि आप का, वो भाई कहता मेरा मार्च में लर्निंग लाइसेंस सॉरी लाइट लाइसेंस मेरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और उसके बाद मेरा बनेगा। ठीक है, वही सेम चीजें या तो कोचिंग सेंटर ये चाहते हैं कि हाँ ठीक है लाइसेंस हट जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद आप कोचिंग में आ जाओ। ठीक है, कारण सिर्फ पैसा, कारण क्या है, पैसा है। वो ये चाहते हैं कि ठीक है जैसे भी आए बच्चा आ जाए उसके बाद में देखी जाए। नहीं, प्लीज आप थोड़ा सा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। देखो मैं इस चीज में नहीं हूं, हम मेरे को मैंने जो अपना वो किया था एप्लीकेशन बनाई थी, मेरे को लगता वो भी पैसे खराब जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं होता है इन सब चीजों के लिए, यार मेरे पास नहीं है। हाँ ये है कि कुछ भी नहीं करूंगा तो टेस्ट सीरीज तो जरूर ही लेके आऊंगा, क्योंकि वो एक कंपलसरी चीज है। ठीक है, वो एक कंपलसरी चीज हो जाएगी। बाकी अभी मेरा कोई इतना बड़ा प्लान भी नहीं है, मैं जो बात है आपको सीधी सीधी बता देता हूँ। वो फिर क्या हुआ, वो कहते आप लर्निंग पर भी फॉर्म भर सकते हो। लर्निंग पे आपको जो डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका नंबर मिल जाता है और आप फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिस वक्त आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस वक्त आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बुलाया जाएगा और नोटिफिकेशन के लास्ट डेट से पहले की डेट होनी चाहिए आपके डीएल पे। उनको कोई मतलब नहीं है आपने लर्निंग पे अप्लाई किया है, किस पे अप्लाई किया, नहीं। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि डीएल के ऊपर नोटिफिकेशन के लास्ट जो डेट है ना, जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो क्या हो, मतलब डीएल के ऊपर डेट हो वो उससे पहले की होनी चाहिए। उनको इसी चीज से मतलब है, इस बात को ध्यान में रखें। गुमराह मत हो यार, पता नहीं क्यों आप मतलब किसी भी लोगों की बातों में आ जाते हैं। मैंने उसको एक बात और कही भाई को, मैं कह रहा उनसे ये तो पूछ लेते कि साहब मार्च में मेरा बन गया, देखो वैकेंसी तो 1 या 2 मंथ मैक्सिमम है, उसके अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये तो आप ध्यान में रखिए, मैं 1 मंथ कह के चल रहा हूं, आप देख लेना। जो लगभग जो बात कहता हूँ ना वो सही होती है, आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखा करिए। लाइसेंस बनवा लो, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको, हर एक क्लास में मैं रिपीटेशन करता हूँ। मैंने उसको ये बात की, मैं कि मार्च में यार, वो मार्च में अगर आपको देगा तो मार्च के बाद में आपको 30-40 दिन बनवाने में लग जाएंगे, 30-40 दिन 45 दिन आपका लर्निंग चलेगा, फिर बनेगा। तो ये तो बात बात मई में चलेगी, वो आपको पागल बना रहा है। तो फिर वो भाई कहता चलो ठीक है सर आपने मुझे कहा है तो ठीक है, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं। हाँ, मैंने उसको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं किया। मैंने उस बंदे को एक ही बात की कि भाई आप एक काम कीजिए, मैं साथ के साथ लिख भी देता हूं। ठीक है, आ, आप एक काम कीजिए, आप नॉन टेक्निकल को साथ में लेके हुए चलिए, ताकि वो आपके अदर एग्जाम में भी काम में आ जाए। आप पढ़ाई मत छोड़िए, हो सकता है कि लाइसेंस हटा दिया जाए। ठीक है, उस चीज की भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए आप अपनी होप मत छोड़िए और आप अपना साथ में चलते रहिए मैग्नेटो है ना। ठीक है, चलो वो बात अलग होगी। थोड़ा सा आप, मैं इस बात का कहने का सिर्फ एक ही कारण था कि लोगों की बातों में मत आया करो आप लोग। मेरे को पता है कि क्या कुछ चल रहा है। आप 2020 वाले बच्चे को भी कह रहे, जो भी पास आउट है उसको भी कह रहे हैं आ जाओ। यार उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके पास लाइसेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहाँ से आ जाएगा वो बंदा। ठीक है जी, लर्निंग है आ जाओ, लर्निंग नहीं है वो भी आ जाओ, कोचिंग लो बस आप हमसे। वो पैसे कमाने का जरिया हो गया ना। वो उस चीजों में मत जाओ यार, आप प्लीज मत जाओ, उस चीज से बचो थोड़ा सा, आपकी भलाई के लिए। मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा बोल रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चे का टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, हो सकता है वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब ना कर पाया हो उस कारण से, कि वो इस वैकेंसी के चक्कर में बैठा हो, लोगों की बातों में आकर कंपनी जाई, प्राइवेट कंपनी जाई, वहां पर नहीं जा सका। 100 बातें हैं, तो किसी का फ्यूचर नहीं खराब करना चाहिए। अच्छा, द सिंपलर फॉर्म ऑफ स्पार्क इग्निशन इज दैट यूजिंग ए मैग्नेट, मतलब मैग्नेटो को यूज करना एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक मतलब सबसे सिंपल चीज है ना। इग्निशन मैग्नेटो एंड हाई टेंशन मैग्नेटो द्वारा करंट प्रोवाइड किया जाता है। रुको, हाँ, इग्निशन मैग्नेटो, और इसको क्या कह सकते हैं, हाई टेंशन मैग्नेटो, टेंशन मैग्नेटो, मैग्नेटो के द्वारा द्वारा ही करंट
प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, इस बात को क्या रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे। दूसरी, तीसरी बात जो मैंने पहले आपको लिखवा दिया वो वही लिखी हुई है, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो दो ही कंडीशन हो सकती है, दो ही कंडीशन अपने पास हो सकती है। पहली कंडीशन तो कोयल फिक्स होगी तो मैग्नेटो रोटेट करेगा, और मैग्नेटो फिक्स होगा तो कोयल क्या होगी, रोटेट होगी, जिससे अपने क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ये बात आप सभी को पता है, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, या यहां से हटा के मैं लिख देता हूं, दो ही कंडीशन बनती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या बनेगी, कोयल फिक्स कर दी अपनों ने, और मैग्नेटो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। कोयल को थोड़ा सा आप इंग्लिश में ही लेके चलो यार, हिंदी आप छोड़ दो एक बार के लिए, मैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में ही इस चीज को समझना चाहिए। जो कोयल है वो फिक्स रहेगी। दूसरी कंडीशन अपने पास क्या बनेगी, कोयल क्या होगी, कोयल रोटेट होगी, और मैग्नेटो क्या होगा, मैग्नेटो फिक्स रहेगा, ठीक है। स्पेलिंग क्यों गलत लिख रहा हूं मैं इसके बार बार। मैग्नेटो क्या होगा, मैग्नेटो अपना क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है, ठीक है। अगली बात लिख लो, मैग्नेटो के आउटपुट से, जहां से मैग्नेटो में मतलब करंट निकलता है, वोल्टेज हाई वोल्टेज निकलती है, उससे स्पार्क प्लग को डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जोड़ा जाता है, वो वहीं पे लिखा हुआ है, तो वो भी आप मतलब रहने दो, बस वो इतनी बात है मैग्नेटो में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा, टाइम नहीं खराब करेंगे अपना। अभी जल्दी जल्दी आज का मतलब आज इग्निशन सिस्टम खत्म कर देंगे, देन मेरे ख्याल से कंबसन चैम्बर रह जाएगा, और सीआरडीआई और एमपीएफआई सिस्टम रह जाएगा। उसके बाद में कुछ एक दो टॉपिक है, जैसे इंजन लाइनर, आपको सिलेंडर लाइनर पढ़ाना है, वो टॉपिक है, और फिर अपने एमसीक्यूज करेंगे। इस बार एमसीक्यूज करेंगे, ज्यादा नहीं तो लगातार ही करेंगे, बेसिक और इन दोनों के एमसीक्यूज लगातार चलेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। अच्छा, अब अपने थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं, किसका, बैटरी इग्निशन का, बैटरी इग्निशन सिस्टम का, और किस चीज का, और अपने कर लेते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का, इग्निशन का, ठीक है। एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले अपने को नाम से पता लगेगा कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या होना चाहिए। बैटरी इज मस्ट, है ना, मस्ट टू स्टार्ट व्हीकल। हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार, बैटरी मस्ट टू स्टार्ट व्हीकल आपको होना चाहिए, मस्ट का यूज पता होना चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, कहां पर यूज होता है, सब पता होना चाहिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इंग्लिश का पेपर देना है तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ना सच में आपसे डिस्कस करता हूँ लास्ट में, एक एक अपने बात भी करते हुए चलते हैं। नो बैटरी, मैंने क्या हुआ 2013 का रिजल्ट देखा, हर एक बच्चे का जो पास आउट थे 110 पता नहीं कुछ थे, तो उसमें मैंने एनालाइज किया, सब कुछ किया कि किस बच्चे के मतलब कितने नंबर हैं, टेक्निकल में उनके कितने नंबर आए हैं, जो टॉपर था उसके कितने नंबर आए हैं टेक्निकल में, नॉन टेक में कितने हैं, लैंग्वेज में कितने आए हैं उसके, और उस व्यक्ति के सब इंटरव्यू में कितने आए हैं। मैंने ये सब चीजें नोट की हैं, तो कोई ज्यादा मतलब ये नहीं था कि हाई बैटरी सॉरी मैग्नेट मेंटेनेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा हाई कंपटीशन मुझे नहीं लगा उस समय, ड्यू टू बैटरी। किसके कारण, बैटरी के कारण, ठीक है, किसके कारण, बैटरी के कारण। और इसकी क्या मेंटेनेंस, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की मेंटेनेंस क्या होगी, मेंटेनेंस होगी सबसे कम। वो ऊपर वाला एरो मतलब ज्यादा, और नीचे वाला एरो मतलब कम, ये पहले से ही अपने बात हो चुकी है इस बारे में। जो भी बच्चे नए हैं, बहुत सारे नए जुड़े हैं, उनको बहुत ऐसे बंदे हैं जिनको ये तक नहीं पता, उन्होंने अभी लास्ट रिसेंट जो अपने 4-5 दिन पहले जो अभी 200 नंबर का, उन्होंने अभी तक वही वीडियो देखी। अब वो पूछ रहे हैं सर अदर क्या सब्जेक्ट होगा पहले पेपर में, सेकंड पेपर में। तो अगर वो अब भी देख रहे हैं तो प्लीज मैंने डाल रखा है वो सभी वीडियो, सभी क्राइटेरिया, वहां जाके देख सकते हो। इसमें जो करंट है
इसमें जो करंट है वो किसके द्वारा बनता है? प्राइमरी सर्किट के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? करंट प्राइमरी सर्किट के द्वारा बैटरी के यूज से, बैटरी के यूज से, ठीक है। क्या करते हैं? अपने करंट बनाते हैं प्राइमरी सर्किट के द्वारा, किसके? बैटरी के यूज से। सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखोगे। आगे मैं बात करूं इसमें कैसे बनता है करंट, तो इसमें जनरेटेड बाय मैग्नेटो। करंट की बात करूं, जो करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो हाई वोल्टेज जनरेट होते हैं, वो कैसे होता है? मैग्नेटो के द्वारा, है ना, मैग्नेटो के द्वारा। मेरी फोटो बीच में आ रही होगी तो मैंने मैग्नेटो के द्वारा ही लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अपने आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद में अपने इसका स्पेस, है ना, जगह कितनी घेरता है, जगह। तो जगह ये ज्यादा घेरता है एज कंपेयर टू मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के कंपैरिजन में ये जगह ज्यादा घेरता है। तो ये क्या है? स्पेस क्या है? कम कंज्यूम करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो मतलब अगर ज्यादातर तो करवाए नहीं जाते आपको, तभी तो मैं कहता हूं एमसीक्यूज पे फोकस रहिए। आप ये मत सोचिएगा कि आप मेरी थ्योरी पढ़ के 100% आप सही कराओगे। मैं मुंह पे कहता हूं ये बात आप नहीं कर सकते। आप मेरी नहीं, आप किसी की थ्योरी पढ़ोगे नहीं कर सकते। हाँ, उस बंदे की कर सकते हो जो आपको इग्निशन सिस्टम 10 क्लास में पूरा करवा रहा है, वो बंदा मैं डेफिनेटली कह सकता, वहां से आप पढ़ के और कर सकते हो। पर अगर मैं 2 दिन में करवा रहा हूं तो 8 दिन बचा रहा हूं आप लोगों के। वो 8 दिन में से अगर आप 4 दिन भी वो पढ़ लेते हो एमसीक्यूज, तो ये समझो जो पढ़ा है वो भी और जो नहीं पढ़ा वो भी आपका कवर हो जाएगा। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है जी। लो स्पीड पे बात करूं, जब इंजन की लो स्पीड होती है तब क्या है? गुड स्पार्क अवेलेबल करवा सकता है ये। गुड स्पार्क अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है। इसकी बात करूं लो स्पीड पर, किसकी? मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की। तो क्वालिटी ऑफ स्पार्क इज नॉट गुड, मतलब क्वालिटी ऑफ स्पार्क इज पुअर, है ना। क्या क्वालिटी ऑफ स्पार्क, जो स्पार्क जनरेट होता है, जो चिंगारी जनरेट होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है? बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही खराब होती है। ठीक है, मतलब सही नहीं होती उसकी। कब? जब इंजन लो स्पीड में होगा। इस कारण से एक बात अपने को ध्यान में आ रही है कि जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है उसका यूज अपने उस जगह नहीं कर सकते जहां अपने को इंजन को बहुत लो स्पीड में चलाना होता है। इसलिए अपने इसको कहां यूज करते हैं वो भी चीज आप देखते चलिए। रेसिंग कार्स में होता है, रेसिंग कार्स एंड बाइक्स, जो मोटरसाइकिल होती है उसमें भी होता है, मोटरसाइकिल्स में होता है। और इसकी बात करूं तो इसका कार्स में होता है, लाइट व्हीकल्स में भी इसका यूज होता है, हैवी व्हीकल्स में भी इसका यूज होता है। नॉर्मली जो यूज होता है वो बैटरी इग्निशन है, परंतु अपने हाई स्पीड की बात करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही वो डिस्कस कर चुका हूं कि लो स्पीड पे इसकी क्वालिटी और स्पार्क क्या होती है? पुअर हो जाती है, क्योंकि कैम शाफ्ट भी उतनी धीरे घूमेगी, उतना धीरे घूमने के कारण जो मैग्नेट होगा वो भी नहीं घूम पाएगा, जैसा अपने पहले फोटो में देखा। तो उस कारण से क्वालिटी और स्पार्क अपने पास पुअर जनरेट होगी। जितना ही तेज मैग्नेट घूमेगा उतनी ही जल्दी और उतना ही हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी अपने को प्रोड्यूस होगी, और उस कारण से अपने जल्दी जल्दी स्पार्क जनरेट करके और फ्यूल को जला सकेंगे। इतनी बात आप समझ गए? पता है मैं इतनी बातें क्यों करता हूं? आपको कारण बता देता हूं कि पहले दिन मैं इतनी बातें नहीं करता था। मुझे ये था कि यार बाकी सभी टीचर करते हैं और मैं नहीं करूंगा, पर ये जरूरी होता है, आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए जरूरी है, आपको एक सही रास्ता देने के लिए जरूरी है। अगर मैं अगर ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता जहां पर ठीक है 15 मिनट में सीखिए इग्निशन सिस्टम, वहां पर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको लिखवाऊंगा भी नहीं। मैं सारा कुछ लिखा हुआ रेडीमेड लेके आता, रेडी टू यूज लेके आता फटाफट समझाने लग जाता, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खत्म। क्योंकि वहां पर आप डेप्थ में भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए बातें करना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा ये इस लाइन में थोड़ा सा कंपलसरी होता है, आपको इंटरेक्शन करना जरूरी है। ठीक है साहब, क्या बात होगी? अपनों ने मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम पढ़ लिया, बैटरी इग्निशन सिस्टम पढ़ लिया। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें इनफ है, मैं सही बताऊं तो आपको। पर एक इग्निशन सिस्टम और भी आता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बात करूं मैं ड्रॉबैक्स, है ना, ड्रॉबैक्स।
कमियां किसकी, कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम, जो भी अपने पढ़ के हटे हैं उसके ड्रॉबैक्स आप सुनते जाइए। सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक सुनिए। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर होने के कारण क्या होता है, आर्क जनरेट होती है, चिंगारी जिसे अपने कहते हैं वो जनरेट होती है, जिस कारण से इग्निशन सिस्टम का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। क्या, मैं लिख देता हूं, मैं साथ के साथ लिखता हुआ चलता हूं, वन लाइनर है एक प्रकार से ये आपके लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, बेसिकली नहीं है, पर पता है क्या चक्कर, मैं बहुत कम बोलता हूं ये चीज, क्योंकि जब भी मैं भी ये बात सुनता हूं, जब भी मैं ये चीज पढ़ता हूं, तो मुझे अगर कोई टीचर ये कह देता था ना कि हाँ यार इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ ही देता था उस चीज को, मैं कहता पढ़ना ही नहीं है, टीचर ने कह दिया, पर नहीं यार ऐसा मत किया करो, कम इंपॉर्टेंट है, मैंने ये नहीं कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बाई चांस आ गया तो आप तो मुझे गाली निकालोगे। अच्छा, और मैं बात करूं, देखो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, मैं आपको, आप अपने पहले भी डिस्कस हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि सही टाइमिंग पर स्पार्क जनरेट करना, मतलब वोल्टेज को स्पार्क प्लग तक पहुंचाना। परंतु जब व्हीकल पुराना हो जाता है, ठीक है, जब वो काफी किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक चल जाता है, तब उसके क्या होता है, तब उसकी टाइमिंग की एक्यूरेसी में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, और जिससे इंजन स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इस बात का समझना, ये ड्रॉबैक है, ये कमियां हैं किसकी, इग्निशन सिस्टम, जो अपने दोनों पढ़े हैं। तो पुअर स्टार्टिंग क्या मैंने बात की, हजारों किलोमीटर चलने के बाद टाइमिंग में इनएक्यूरेसी होती है, और क्या होता है, स्टार्टिंग ट्रबल जनरेट होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपके पास बैटरी है तो बैटरी भी आपकी डाउन हो जाएगी, वो भी आप एक प्रॉब्लम कर सकते हो। स्पार्क प्लग में कचरा चला गया, वहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भी आप एक ड्रॉबैक में लिख सकते हो। मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, वो आप थोड़ा सुनते चलिए ना इस बातों को। स्पार्क प्लग में कचरा चला गया, वहां ड्रॉबैक है कि यार स्पार्क प्लग में कचरा हो गया, अब क्या करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में भी चाहिए ये स्पार्क प्लग, तो ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी एक ड्रॉबैक आप इसको लेके चल सकते हो। बैटरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बाई चांस बैटरी खराब होगी या बैटरी डिस्चार्ज होगी या आपने बाइक चालू छोड़ दी, वहां पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी। कि काफी कुछ है मिलजुल के, कि इतने सारे ड्रॉबैक है, और इन सब ड्रॉबैक से उबरने के लिए अपने एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम का क्या करते हैं, अपने यूज करते हैं, ठीक है। कि जो ड्रॉबैक मैंने आपको बताए हैं उन सब से उबरने के लिए अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम का करेंगे लो, मतलब फॉर एग्जांपल कम स्पीड है, मैंने अब तब भी बताया कम स्पीड है, तब भी अपने क्या होता है, पुअर स्पार्क क्वालिटी अपने को अवेलेबल होती है। जब वो दोनों की बात करें तो एक में होती है, तो वो दोनों के लिए अपने लेके चलेंगे, तो पूरे ओवरऑल सिस्टम की कमियां ही कमियां आपको वहां दिख जाएंगी, और उन सब से उभरने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम का यूज करते हैं। कुछ नहीं है, डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात बता रहा हूं आपको, सीधा सीधा इसके एडवांटेज लिखो पहले, तो नाम से पता लग रहा होगा, कुछ नहीं है, बिजली के द्वारा चलाया जाता है, जो आजकल बेसिकली आप सुनते भी होंगे कि जो अपने व्हीकल्स आ रहे हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल वो वाले इलेक्ट्रिकल नहीं, उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो बिजली के द्वारा ही चलाने शुरू कर दिए गए हैं। वहां पर अब क्या है, मूविंग पार्ट्स को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जब मैं दिल्ली था तो वहां पे जयपुर से दिल्ली हमने स्कूटी लेके जानी थी, तो वो उससे बात की हमने, यार स्कूटी बेचने, वो कहता भाई साहब मत बेचो यार आप, क्योंकि आपने नई खरीदनी है, और नई खरीदने के बाद में आजकल जितनी भी स्कूटी जा रही हैं, मैकेनिक था वो, मतलब बाइक वगैरह सही करता था,
कहते हैं एक्टिवा एक्टिवा सब में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया। आप ये समझ लीजिए यदि आपके पास लैपटॉप है तभी ही आप व्हीकल को सही कर सकते हो। पहले तो ये था कि चलो खोला इस चीज को और भाई ये हिस्सा है खराब हो गया लगा दिया, पर अब क्या है सब कुछ इलेक्ट्रिक हो चुका है, तो इस कारण से हमें भी प्रॉब्लम नहीं पता लगती है, उसको सही करना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चीजों की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिकल में आने इलेक्ट्रॉनिक्स में आने चालू हो गए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपने सबसे एंड में मतलब पूरे सिलेबस के एंड में ही कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार अपने वो टॉपिक जुड़ेगा, एक टॉपिक ना जुड़ेगा। अच्छा, नो मेंटेनेंस मैं बात करता हुआ चलता हूं। नो मेंटेनेंस, ठीक है, क्या कारण से कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं होता, पहली बात याद में रखोगे। बी बात करूं, आर्किंग नहीं होती, नो आर्किंग, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ब्रेकर नहीं होता इसके अंदर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, लाइफ ऑफ स्पार्क प्लग क्या है, वो 2 गुना हो चुकी है, 50% तक बढ़ चुकी है, और 6000 किलोमीटर तक जब अपने इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम यूज करते हैं तो स्पार्क प्लग का यूज कर सकते हैं। वो भी चीज लिख लो, हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। स्पार्क प्लग लाइफ इंक्रीज 50% तक लाइफ बढ़ चुकी है, एंड 6000 किलोमीटर, यार ये मेरा फोटो आ रही होगी, मैंने कल ना थोड़ा सा उसको बड़ा ही रखा ना, 6000 किलोमीटर तक बिना किसी प्रॉब्लम के चलता है, बिना किसी प्रॉब्लम के चलता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। और मैं आगे बात करूं आपसे कुछ एक चीजें, एडवांटेज मतलब आप एक प्रकार से उसकी वर्किंग ही समझ सकते हो। डेप्थ में नहीं घुसाऊंगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं आपको, इस चीज के डेप्थ में नहीं घुसाएंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, इससे अपने क्या होता है, बेटर कंबसन भी अपने को देखने के लिए मिलता है, बेटर कंबसन भी देखने के लिए मिलता है। मतलब अपने क्या करते हैं, 90 से 95% तक एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाते हैं। और वही मैं बात करूं दूसरे इग्निशन सिस्टम की, जो मतलब दूसरे इग्निशन सिस्टम में मैं लिख देता हूं, दूसरे इग्निशन सिस्टम में अपने क्या 70 से 75% ही जला पाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ई अपने पास पावर आउटपुट ज्यादा निकलता है, पावर आउटपुट क्या है, ज्यादा अपने को मिलता है, ध्यान में रखना। और एफ अपने डाल लो, फ्यूल एफिशिएंसी दक्षता जिसे अपने कहते हैं, वो क्या है, वो भी अपने पास ज्यादा मिलती है अपने को। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अच्छा जी, अब अपने बात करें कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम कब आया था, इस बात की मैं बात बताता हूं। फर्स्ट टाइम सिस्टम यूज ना, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज कब हुआ था, मैं पूरा लिख देता हूं, कई बार आपने नहीं लिखा होता, आप वेट कर रहे होते, क्योंकि पीडीएफ का ये सिस्टम है कि पीडीएफ में आपको फोटोज मिल जाती है। मुझे ये चीज यार फील हुई, मैं पहले नहीं भेज रहा था, पर मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में हिट की ये बात कि आप लोगों को मैं फोटोज के द्वारा समझाता हूं, तो आपको पीडीएफ चाहिए होती है, आप पूरी चीज नोट डाउन कर लोगे, पर यदि आपके पास फोटो नहीं होगी तो वो आप कैसे करोगे, तो ये चीज जरूरी है। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ, सॉरी मैग्नेटो नहीं कर रहे ना, इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम।
इस बात को समझे, कहां हुआ था, तो पायोनियर वर्जन वाज फॉर्म्ड फोर्ड मोटर कंपनी 1963, एक पायोनियर वर्जन में हुआ था। गाड़ी का नाम है पायोनियरिंग वर्जन वाज फ्रॉम किसके किसके द्वारा, तो फोर्ड। फोर्ड अब तो खैर बंद हो चुकी है इंडिया में, आपको ये खबर मिल भी गई होगी। कंपनी 1963। करंट्स वगैरह प्लीज आप सभी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, करंट आप ओलंपिक्स के बाद के पूरे रेडी करते हुए चलना, ओलंपिक्स के बाद के नहीं, उससे पहले के जब अपना मंत्रिपरिषद में फेरबदल हुआ है ना, तब से आप मतलब इस चीज को रेडी करते हुए चलना। टाइप की बात करूं, टाइप सिर्फ टाइप ही लिखाऊंगा, कैपेसिटेंस डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम, ठीक है। आईएस लिख दूंगा, अगर मेरे को आगे भी अगर इतना लंबा लिखना पड़ता है तो। ट्रांजिस्टोरिज है ना सिस्टम, बीसी नाम इसलिए लिखा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा इग्निशन सिस्टम इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम का हिस्सा है, तो आप बता सको ना। पीजो इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम, ठीक है। और डी क्या है, द टैक्से इग्निशन सिस्टम। ये था आपको इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम के बारे में, इस बात को भी आप गौर में और ध्यान से पढ़ेंगे। आराम से पढ़ो यार, जल्दबाजी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी मत करो। मैंने आपके लिए एक 8 सिलेंडर का वो नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो कोई चीज बढ़ रही है तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात आपको बताऊं। इग्निशन सिस्टम यहीं तक था। एक पॉइंट इग्निशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएगा, मैं कह रहा हूं 110% आपके एग्जाम में आएगा। और बताओ 110% आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बात, वो है फायरिंग ऑर्डर की। फायरिंग ऑर्डर की देखो, अब मैं बताता हूं कि कितना डिफरेंस है। मैं अभी आपको बहुत सारी लंबी कहानी बताऊंगा और आखिरी के 2 मिनट में ऐसी चीज बताऊंगा जहां से प्रश्न आएगा। मैं अभी इसको अरेंज कर रहा हूं। फायरिंग ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से इंपॉर्टेंट बात है मुझे पता है, वो कहां से एग्जामिनर आपको देगा मुझे कंफर्म पता है। पर वही बात है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा ही वातावरण क्रिएट कर दिया मेरे चारों तरफ कि सर आप इन डेप्थ में चलिए, इन डेप्थ में चलिए, मैं वही चल रहा हूं। यदि एक सफिशिएंट टाइम के पहले अपना सिलेबस पूरा हो जाता है, आपको ये होता है कि यार 2 महीने पहले अपना सिलेबस पूरा हो गया, अभी थोड़ा टाइम लगता है वैकेंसी आने में, पहली बार नहीं लगेगा। और अपने क्या है 2-2 घंटे क्लास लेके फटाफट खत्म करते हैं, तो ऐसी क्लासेस लेके आऊंगा मैं पूरे के पूरे मतलब सिस्टम पे, मतलब मैंने इग्निशन सिस्टम पढ़ा दिया तो उसको आधे घंटे के अंदर सारे कुछ कवर कर देंगे, सब कुछ। वहां पर सिर्फ बात होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। वहां पर ये बात नहीं होगी कि इग्निशन सिस्टम फायरिंग सिस्टम, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है कि ऐसा ऑर्डर जिसमें अपने प्रॉपर एक करके सीक्वेंस के अंदर अपने क्या जलाते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, स्पार्क प्लग में अपने स्पार्क को पहुंचाते हैं, ठीक है। या डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करता है। ये बातें मैं नहीं करूंगा। वहां पर मैं क्या बात करूंगा, वहां पर मैं सीधी सीधी सी बात करेंगे कि 4 सिलेंडर इंजन के लिए फायरिंग ऑर्डर क्या है, आपको 1 3 4 2। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 1 2 4 3 भी हो सकता है। 6 सिलेंडर के लिए क्या है, 1 5 3 6 2 4, ठीक है। मैं 4-5 है तो मैंने वो लिख रखे हैं, मुझे पहले वाले तो याद है, 3-4 है तो मैंने वो सारे लिख रखे हैं, मैंने प्रॉपर देखिए उसको दिमाग में किया नहीं। 3 सिलेंडर क्या क्या 1 3 2, पहले फर्स्ट सिलेंडर चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर सेकंड चलेगा। ये बातें करेंगे, समझ रहे हो आप, कि वहां पर सिर्फ यही फोकस होगा कि एग्जाम में कहां से एग्जामिनर प्रश्न देता है। मैं फालतू की चीजें उस समय नहीं करवाएंगे, अब करवा रहे हैं क्योंकि मजबूरी समझ लो या आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए मैं करवा रहा हूं। मेरे को अगर आप ये कह दो ना कि सर वो बता दो जो एग्जाम में आएगा, मैं वास्तव में कह रहा हूं, यहां मैं आपको कहता हूं
80% वहां मैं उस चीज को 5-10% कम करके 70% तक लेके जाऊंगा, पर वो चीज मैं आपको 70% से कम नहीं होने दूंगा। कि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड करते पहले दिन से मुझसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातें करनी, अब भी मैं खैर वही करता हूं, ठीक है, तो आप 10 में से 7 उसमें से पक्का करके आते, अपने को इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच फायरिंग टेक प्लेस, ठीक है, ऐसा ऑर्डर या ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर क्या होता है, फायरिंग जो है वो टेक प्लेस करते हैं। मतलब जो फायरिंग ऑर्डर है वो नॉर्मली क्या है कि किस समय पे कौन सा स्पार्क प्लग में पावर भेजनी है या वोल्टेज भेजनी है, वो कौन डिसाइड करता है? फायरिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की 3 के लिए 1 3 2, 1 क्या है? पहला सिलेंडर, कोई ऐसा एक इंजन है तो उसके अंदर 1 2 3 सिलेंडर है, ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अभी क्या सीन है कि यहां पर स्पार्क प्लग लगा दिया अपनों ने, यहां पे दूसरा स्पार्क प्लग लगा दिया, यहां पर तीसरा स्पार्क प्लग लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है? वो आपको जब आप जिस सीक्वेंस से कह दोगे उस सीक्वेंस से वो क्या कर देगा, आपको उस स्पार्क प्लग में वोल्टेज को प्रोवाइड कर देगा, और कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या करेगा, जिसमें नहीं प्रोवाइड करना उसको काट देगा। ये बात आपको पहले हो चुकी है। अब ये 3 सिलेंडर में पहले क्या होगा? पहले जलेगा ये वाला, पहले जलेगा ये वाला, ठीक है, फिर जलेगा ये वाला, फिर ये वाले में पावर जनरेट होगी और फिर इसमें होगी। ये होता है फायरिंग ऑर्डर। वह ऑर्डर जिससे अपने क्या करते हैं, फ्यूल को जलाते हैं। मैंने आपको शायद बता भी दिया था, मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर जो फ्लाई व्हील होता है, वो अपना कम वेट का होता है एज कंपेयर टू सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन। याद रखना ये बात भी, आप लोग आपके पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये था फायरिंग ऑर्डर के बारे में, समझने समझाने वाली बात नहीं थी, मैं लिख देता हूं। द ऑर्डर और सीक्वेंस जिसके अकॉर्डिंग मल्टी सिलेंडर इंजन में स्पार्क प्लग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर फ्यूल को जलाया जाता है। मतलब आप समझ जाओगे यार, मेरे को इसमें कुछ वो नहीं है। इन केस ऑफ ऐसा इंजन द डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट टू स्पार्क प्लग ऑफ डिफरेंट सिलेंडर अकॉर्डिंग टू द इंजन फायरिंग ऑर्डर। मतलब क्या है, ये यही बात कहना चाहते हैं कि ऐसा इंजन के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टेड होता है स्पार्क प्लग से प्रत्येक अलग अलग सिलेंडर के लिए, ठीक है, हर एक सिलेंडर के लिए स्पार्क प्लग होता है। किसके अकॉर्डिंग? तो इंजन फायर ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अपना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। ये बात मैंने आपको मुंह से बोल के बता दिया, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब आप कहोगे सर इसके एडवांटेज क्या है, क्या अपने ऐसे नहीं जला सकते कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा? नहीं, उसके कुछ एडवांटेज मैं बता देता हूं, एक सेकेंड। यार तो चलता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेज की, है ना। एडवांटेज की ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। सुनो भाई, यदि अपने एक प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर में करेंगे तो एक सबसे पहली बात तो इंजन में जो वाइब्रेशन होगा वो सबसे कम होगा। इंजन की जो बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग आप सभी ने पढ़ा होगा। बैलेंसिंग क्या होता है कि यदि कोई एक रोटरी है, कोई घूमता हुआ मास है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि अपने कोई बैलेंसिंग मास लगाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन ना हो। ये थ्योरी ऑफ मशीन का आपका टॉपिक है, आपके एग्जाम में नहीं है, तो वो होती है बैलेंसिंग की। इंजन की पूरी प्रॉपर एक बैलेंसिंग होगी। ये नहीं है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अनबैलेंस फोर्स रह गया हो, असंतुलित बल, मतलब बल लग रहा हो किसी भी प्रकार के इंजन के ऊपर, वो नहीं है। यदि ऐसा होता है तो ये समझ लो वो सिस्टम फेल हो जाएगा एक समय पे जाके। फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार से मैं समझाता हूं, एक रोड है, यदि उस रोड के ऊपर, मैंने बहुत बड़ी ले ली, एक ये कोई रोड है, ठीक है,
उस रोड के ऊपर क्या है, मैंने एक बल लगा दिया इस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने कोई एक फोर्स है, रोटरी फोर्स मैं उसके ऊपर लगा दिया और ये ऐसे घूमेगी। अब घूमेगी तो ये एक समय के बाद में ये जो रोड है ना, ये इस तरह से हो जाएगी। ये जो रोड है ये घूमेगी तो फिर भी इस तरह से, क्यों? क्योंकि अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और उस कारण से ये क्या है, ये जो वो जिस रोड के ऊपर ये बल लग रहा है, जिस शाफ्ट के ऊपर ये बल लग रहा है, वो उसको क्या करेगी, बेंड कर देगी। ठीक है, उस चीज से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, उस चीज से बचने के लिए अपने एक अपोजिट फोर्स लगाते हैं जिसे अपने बैलेंसिंग फोर्स कहते हैं, ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो फोर्स है वो अपना घूम सके और किसी भी प्रकार का मैकेनिकल फेलियर ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं अपने बैलेंसिंग फोर्स। उस चीज का आप ध्यान में रखना। वैसे लंबा मैं अंदर ले गया इस चीज को, ये होता है इन डेप्थ पढ़ना, तो अंदर ले गया, नहीं था, अपने काम की चीज नहीं है यार वो जो अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस इंजन बैलेंसिंग, इंजन की जो पूरी बैलेंसिंग है वो करता है और पावर के फ्लो को क्या करता है, कांस्टेंट स्मूथली एक पावर का फ्लो अपने को देता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अपने लिखते हैं ए प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर रिड्यूस्ड इंजन वाइब्रेशन, है ना, इंजन वाइब्रेशन। ए प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर रिड्यूस इंजन वाइब्रेशन, इस बात को ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, मेंटेन्स इंजन बैलेंसिंग, मेंटेन इंजन बैलेंसिंग, क्योंकि इंजन बैलेंसिंग, अब इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो आप समझ पाओगे, पहला दूसरा अगर अपने फोर्स जनरेट हो रहा है कि पहले में कर दिया फिर दूसरे में कर दिया, ऑब्वियस सी बात है कि जो लास्ट वाला पिस्टन होगा उसके ऊपर एकदम से सडनली ज्यादा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, यहां पर पहले और दूसरे में लगातार हो रहा है तो आधी साइड इंजन के ज्यादा अलग इंपैक्ट होगा और अलग साइड दूसरी साइड अलग इंपैक्ट होगा, इसलिए प्रॉपर एक सीक्वेंस होना भी जरूरी है अपने पास। सी है स्मूथ फ्लो ऑफ पावर। ठीक है, स्मूथ फ्लो ऑफ क्या, पावर, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है जी साहब, इतनी बात होगी है, अच्छी बात हुई है यार, बहुत मेरे को मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही है अभी तक। अब करते हैं जो बात मैंने की है, 110% इसमें से एक प्रश्न बनेगा और कुछ बातें आपको इसमें से एमसीक्यू से ही सोल्व करनी पड़ेगी, इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। मैंने बातें आपको 3 सिलेंडर बता दूं, 4 बता दूंगा, 6 बता दूंगा। ठीक है, जब तक आप एमसीक्यूज नहीं करोगे ना इस बारे में, तब तक आपके माइंडसेट में थोड़ा सा इस चीजों को लेके कंफ्यूजन बनी रहेगी। एमसीक्यूज प्लीज करते रहना। 6 सिलेंडर, क्योंकि अलग अलग तरीके से ये, मतलब ये आपको कई बार 4 सिलेंडर इनलाइन दे देंगे या इनलाइन की जगह आपको कुछ अदर लैंग्वेज यूज कर देंगे, इसलिए आप एमसीक्यूज करना यार, एमसीक्यूज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। 1 3 2, ये बात तो समझ गए हो ना कि 1 3 2 क्या होता है, मतलब पहला सिलेंडर फिर तीसरा फिर दूसरे में पावर जनरेट होगी। इस बात को समझ लेना। ठीक है, 4 सिलेंडर की बात करूं, 4 सिलेंडर इंजन की बात करूं, किसकी, इनलाइन की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका 1 3 4 और 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि बाई चांस आपको एग्जाम में ये नहीं मिलता, तब आपका होगा 1 2 4 और 3। इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो 99% आपको यही देखने के लिए मिलेगा, पर फिर भी अगर वो नहीं मिलता तो ध्यान रखना, जब आपको एग्जामिनर ने फंसाना है, जब आपको एक हार्ड प्रश्न देना है, उस वक्त आपसे नीचे वाला पूछा जाएगा। और तैयारी किस चीज की करनी है, हार्ड की ही करनी है, इजी तो सभी को ही आता है। अच्छा, 6 सिलेंडर की बात करता हूं, 6 सिलेंडर की बात करता हूं मैं। हाँ, एक होमवर्क भी लिख लेना, आपके लिए मैं एक होमवर्क भी दे दूंगा। 1 5 3 6 2 4 इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में यही मिलेगा। यदि ये ना मिले तो लिख लो 1 5 4 6 2 3। यदि ये भी ना मिले तो लिख लेना 1 2 4 6 5 3। और यदि ये भी ना मिले तो 1 2 3 6 5 और 4। अच्छा, कई बार ये कंडीशन आ जाए कि सर इनमें से दो ऑप्शन आगे, पहले वाले को सही कराना। ठीक है, कई बार ये कंडीशन आ जाए कि इनमें से दो ऑप्शन आ गए कि सर आपने कहा था कि इनमें से एक आएगा, पर बाई चांस दो आ गए तो पहले वाला आपका सही माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर अपनी बात। यदि इन चारों सीक्वेंस में से आपको ऑप्शन में दो सीक्वेंस देखने के लिए मिल जाते, दो कोई अलग मिल जाती है, तो पहले वाला अपना सही माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, ये था अपना, यहीं पर एंड होता है इस चीज का। इग्निशन सिस्टम यहीं पर खत्म होता है। होमवर्क में आपको 8 सिलेंडर इंजन की सीक्वेंस बतानी है। होमवर्क के लिए आपको दे दिया, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने लिखी नहीं है, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा मैं भूल गया यार। तो होमवर्क समझ लो यार, मिल गया आपको होमवर्क, अब क्या इलाज है। 8 सिलेंडर की सीक्वेंस भी याद कर लेना। इतनी बात आप समझ चुके हो। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, जो बच्चा सुनना चाहता है, जो 2013 का टॉपर था, उस बंदे के मार्क्स कितने थे, उस चीज को मैंने एनालाइज किया। मैंने, बच्चे आ गए यार, मैंने ये भी एनालाइज किया कि कितने परसेंट अपने को चाहिए कि अपने इस बार भी पेपर फाइट हो जाएगा। मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है, बढ़ा लेते हैं अपने, वैसे फेस टू फेस बात करते हैं। ठीक है, यदि नेगेटिव मार्किंग रहेगी और दोनों चीजें कॉन्स्टेंटली चलेंगी, लाइसेंस और एक्सपीरियंस, तब अपनी मेरिट जाएगी 60%। जो बच्चा अपर की तो अलग ही बात है, कि एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, कि अभी जिस बंदे को मैंने देखा था उसके 67-68% थे, जो टॉपर था पिछले साल का। मैं उस चीज के एनालाइज कभी किसी दिन ना आराम से, जिस दिन मूड हुआ, मैं पूरा एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उस बंदे ने किन किन टॉपिक के अंदर कौन कौन से कितने नंबर है। जैसे मैं बात करूं, यदि ऑटोमोबाइल की जो टॉपर था उसके 145 नंबर थे, और भी बच्चे थे। ठीक है, और अदर बात करूं लैंग्वेज के अंदर उस बंदे के 63-64 थे, गिने चुने बच्चों के थे ये भी, और यही कोई 55 नंबर लगभग उसके बंदे के उसके अंदर थे, नॉन टेक के अंदर थे। अच्छा एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन था यार, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो आपके लिए स्ट्रोंग है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो चीज आपके लिए स्ट्रोंग है उस चीज को आप पकड़ के रखिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एग्जाम आप अभी तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आप डेडिकेटली पढ़ रहे हो, आप पक्का लगोगे, छोड़ के मत जाना किसी भी चीज को। आप ये मत सोचना कि मैं छोड़ के जाऊं इस चीज को, या मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं छोड़ के जाना। कॉम्प्रोमाइज किसी चीज के साथ मत करना अगर आपने पास होना है और अच्छे नंबर से पास होना। 60% चाहिए यदि पिछले 2013 का क्राइटेरिया सेम रहता है। अगर मैं बात करूं, और मैं बात करूं 60% एवरेज आप सभी लोग मान के चलिए, मैं कोई कैटेगरी वाइज नहीं कर रहा हूं, सबके लिए मेरे, मैं कहता हूं 60% के लिए तो जाने ही जाना है। कन्फर्मेशन 70%, कि आप अगर 70% नंबर ले तो कन्फर्म है आपकी नौकरी। मैं कहता हूं अगर आप 70% ले आओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप टॉप 10 बच्चों में गिने जाओगे। ये बात आप ध्यान में रखना। आप सोचते हो नहीं सर इतने कहां से आ जाएंगे, मैं बताऊं आपको, आप ये सोचिए, आगे चलते हैं। जेईएन का भी एग्जाम हुआ था, जेईएन का अभी एग्जाम हुआ था, उसमें से 120 में से ओबीसी की 98%, 98 पता नहीं 99 मेरिट गई थी, जनरल की 101 पता नहीं 102 मेरिट गई थी। तो जब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिलेबस बहुत लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सिलेबस था, जहां पर वहां पर बच्चे 80 to 84% के बीच में अगर मार रहे हैं, तो 70% जहां नेगेटिव मार्किंग है वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। नेगेटिव मार्किंग के 70%, सॉरी, नेगेटिव मार्किंग में अगर आप 70% ले तो बहुत है। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा सही रखो, लैंग्वेज के ऊपर फोकस रखो। अच्छा ना, सिलेबस भी मेरे पास खुला हुआ था, मैं सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, रुको।
क्या रह गया, इग्निशन सिस्टम और उसके इक्विपमेंट्स पे बात कर ली अपन ने सभी के ऊपर। एमपी, एफआई और सीआरडीए सिस्टम और एसआई और सीआई कंबशन चैम्बर अपने पास रह गए हैं। ठीक है, इतनी थोड़ी सी ये बातें करने वाली रह गई हैं, बाकी एमसीक्यूज पे फोकस रखो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप ये सोचते हो कि मैं थ्योरी में सब कुछ कवर करवा पाऊंगा तो ये नहीं हो पाएगा। एमसीक्यू जितनी आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में वो आप सोच नहीं सकते हो। यदि मैं हमेशा दो बातें मैं काफी दिनों से लगातार आपको बताता हुआ चल रहा हूं। पहली बात तो लाइसेंस बनवा के रखो, और दूसरी अब ये मत सोचो चलो हो सकता है किसी की मजबूरियों पर कोई ये वेट कर रहा हो कि उसके बाद लाइट भी है और फिर भी मैं वेट करता हूं, वो मत करना। और दूसरा, एमसीक्यूज पे फोकस रखो और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी मतलब एक वो होता है ना, बूटी होती है या जड़ी बूटी होती है, या आपको एक मूल मंत्र बता दिया कि अगर आपने पेपर पास आउट करना है तो इन दोनों चीजों पे आप फोकस करके ही चलोगे। दोनों के क्या, एक ही चीज पे, वो सिर्फ एमसीक्यूज है। तो 60% के लिए आपको जाना ही पड़ेगा यदि दोनों चीजें, यदि लाइसेंस और एक्सपीरियंस में से अगर एक्सपीरियंस हट जाता है तो ये समझ लो वो मेरिट जाएगी 65 to 68 के बीच में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, मेरिट 65 से 68 किस किस कंडीशन में, मतलब मैं टॉप लेवल जहां पर आपको पास, आप पक्का कंफर्म नौकरी हो, मैं उस बात की बात कर रहा हूं। यदि दोनों चीजें हट गई है तब आपकी 70% मार्क जाएगी पक्का, 70 से अप ही जाएगी, 70 से अप ही रहने के चांसेस है, 74 75 तक आप पक्का। फिर मैं आपको ये कहूंगा कि 70% तो आपको फिर रखने ही पड़ेंगे। यहां पर आप 68 नहीं रखोगे, 65 रखोगे, 5% हमेशा बढ़ाते रहना। ठीक है, सीधी सीधी बात है, 60% पे आप पक्का नौकरी ले जाओगे। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग हट जाती है, एक्सपीरियंस हट जाता है, लाइसेंस हट जाता है, तो 80% तक मेरिट जाएगी, बहुत अप जाएगी। बाकी एग्जाम बनाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है ये सब कुछ, मैं ऐसे ही आपको बोल दूं, ये सब कुछ एग्जाम बनाने के तरीके पर भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि अपने आरएस में क्यों नहीं लेके आते बच्चे, सिलेबस उनके पास होता है। कभी देखा आरएस में 80% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, बहुत रेयर बच्चों के आते हैं। कारण है उसका वो पेपर का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। आरपीएससी आरएस के पेपर का स्टैंडर्ड मेंटेन होता है कि नॉर्मल बंदा उस चीज को कर ही ना सके, 50-60% तक बच्चा पास आउट हो जाता है। इसलिए पेपर के स्टैंडर्ड पे भी सभी चीजें निर्भर करती है। तो ओवरऑल थोड़ा सा मिक्सअप है, उस चीज पर आप फोकस रखो। हिंदी इंग्लिश की बात करूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजेबल आज के टाइम में यदि आपके लिए कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही होगा मेरी नजर में। नॉन टेक सभी कर लेंगे, टेक्निकल जिस प्रकार से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। यदि आप पहले दिन से अच्छे से पढ़ रहे हो, मेरी बातें समझ आती हैं, तब नहीं आती तो मुझे प्लीज आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदे टेक्निकल और हिंदी और इंग्लिश में ध्यान में रखना, ये आप थोड़ा सा अपने माइंड से निकाल देना कि मैं हिंदी मीडियम से मेरे को हिंदी आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हिंदी मीडियम से है उस बंदे को भी हिंदी नहीं आती होगी, इस बात को ध्यान में रखना। इस बात को आप ध्यान में रखना कि जो बच्चा हिंदी मीडियम से उस बंदे को भी हिंदी नहीं आती होगी, उसको प्रायवाची नहीं पता, उसको नॉर्मल पता होगा कि ठीक है, जितने आपको पता होता है कि नॉर्मल बच्चे को भी पता होता है। हाँ, कुछ 10% 20% ज्यादा होगी। आपकी पास और फेल का डिसाइड एक ही लैंग्वेज करेगी, वो करेगी इंग्लिश लैंग्वेज। इस बात को ध्यान में रखना। यदि ये एग्जाम डिप्लोमा लेवल पे होता है तो ये बात ध्यान में रखना कि जिस बच्चे की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, हिंदी सब के सब कवर कर लेते हैं, जिस बच्चे की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, वो बच्चा मतलब आप सभी को पीछे छोड़ के जाएगी। ये बातें थोड़ी सी पढ़ने वाली हैं, वो आप करते रहो अपने साथ आराम से बैठ के। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना जीवी स्टडी ऑफिशियल से अपना चैनल, और टेलीग्राम पे चैनल आप ज्वाइन करें। नंबर मैंने दे ही रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली आजकल मैंने फोन बंद करना शुरू कर दिया है क्योंकि आप लोगों के कारण नहीं है, थोड़ा सा फ्रेंड सर्किल वगैरह या कोई और परेशान करता है, मैं फोन ही बंद कर देता हूँ। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ मैं फोन बंद होता है, अदरवाइज फोन आपको ऑन मिलेगा। आई होप आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।